नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बिहार प्राइमरी टीचर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 28 को। और इस प्रैक्टिस सेट में हम साइंस यानी कि विज्ञान के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो अब तक बिहार प्राइमरी टीचर के कुल 27 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके अंतर्गत पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट करा दिया गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत करा दिया गया है, जो कि प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 25 के अंतर्गत कंप्लीट हो चुका है। तो इस समय हम साइंस यानी कि विज्ञान के प्रश्नों पर डिस्कस कर रहे हैं और इसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान के प्रश्नों पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट के वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है कि न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। तो जो न्यूटन के गति का पहला नियम है उसे किस नाम से जानते हैं? तो जड़ता का नियम। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जड़ता का नियम। तो जो न्यूटन के गति का पहला नियम है उसे जड़ता का नियम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी कि घटेगी कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हमें बताना है। तो बताइए क्या होगा? तो जो तराजू की रीडिंग है वो घटेगी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, घटेगी। तो व्यक्ति के गहरी सांस लेने या सांस बाहर छोड़ने दोनों ही दशाओं में तराजू की जो रीडिंग है वो घट जाएगी। अर्थात क्या होगा कि जो तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन है वो कम दर्शाया जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो ये जो वॉशिंग मशीन है इसका कार्य सिद्धांत किस पे आधारित है? तो अपकेंद्रण। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रण। तो दोस्तों ये जो अपकेंद्रण है तो वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अभिकेंद्री बल के बराबर होता है, किंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्री बल के विपरीत होती है तो उसे अपकेंद्री बल कहलाता है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? वॉशिंग मशीन जो कि कपड़ा धोने का मशीन है, और दूध से मक्खन निकालने की मशीन, ये सभी अपकेंद्री बल के सिद्धांत पे ही कार्य करते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। तो वो है आयतन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आयतन। तो दोस्तों वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें कहते हैं सदिश राशि, और अदिश राशि में दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो हमें बताना है कि कौन सी राशि इसमें सदिश नहीं है यानी कि अदिश है, तो वो है आयतन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? बताइए कि सदिश राशि कौन सी है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संवेग। सदिश राशि कौन सी है? संवेग सदिश राशि है। बाकी दाब, ऊर्जा और कार्य ये तीनों अदिश राशियां हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? फिर से हमें सदिश राशि के बारे में बताना है। तो विस्थापन यह सदिश राशि है। नेक्स्ट है कि बल गुणनफल है। बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो बल जो है वो किसका किसका गुणनफल होता है? तो द्रव्यमान और त्वरण का। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर। बल वह खिंचाव है जो कि एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर आरोपित किया जाता है, और बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो F बराबर होता है ma। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? तो हमें बताना है कि जो ऊर्जा संरक्षण है इसका तात्पर्य क्या है। तो ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है न ही विनाश, यानी कि ऊर्जा न ही उत्पादित की जा सकती है न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसका माध्यम बदलता है। तो इस प्रकार से यह ऊर्जा संरक्षण का तात्पर्य है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऊर्जा संरक्षण का जो मूल सिद्धांत है उसमें यह है कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है न ही उसका विनाश हो सकता है, केवल रूपांतरण होता है। आगे है कि हवाओं की ऊर्जा होती है। तो जो हवाओं में ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है? तो केवल गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी होती है? गतिज ऊर्जा। तो बहती हुई हवा जिसे विंड कहते हैं, इसमें केवल गतिज ऊर्जा होती है। आगे है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। तो आप लोग भी देखेंगे दोस्तों, जब ट्रेन अचानक से चलना आरंभ करती है तो
जो यात्री बैठे रहते हैं उनका सिर पीछे की तरफ झुक जाता है, तो इसका कारण क्या है बताइए, यह क्यों होता है? तो स्थिरता का जड़त्व कारण है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। तो जब यात्री ट्रेन के एकाएक चल देने से पीछे की ओर गिर जाते हैं तो ये जो है स्थिरता का जड़त्व के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? बताइए कि जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है वो किसने दिया? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा गया है। सही जवाब है आइजैक न्यूटन ने। किसने दिया था? आइजैक न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी। गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है? तो पदार्थों द्वारा एक दूसरे की तरफ आकृष्ट यानी कि खिंचाव होने की जो प्रवृत्ति है वही गुरुत्वाकर्षण है। जैसे कि पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं लगी हुई हैं वे सभी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हैं। तो यानी कि पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है वस्तुओं को, तो इसे ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि? बताइए क्यों सीधे नहीं खड़े रह सकते? क्योंकि वहां पे गुरुत्व नहीं होता। अंतरिक्ष में कोई गुरुत्वाकर्षण बल होता है? नहीं होता है। इसीलिए जो अंतरिक्ष यात्री हैं वे सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। अगला प्रश्न है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार, तो बताइए भार बदलता है कि नहीं बदलता है, कि भार में क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूछा गया है। तो जो भार है वो अपरिवर्तित रहता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आदर्श परिस्थितियों में यानी कि जब वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हैं तो उसमें अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराएंगे तो भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आगे है कि लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? बताइए। एक लकड़ी का टुकड़ा है, एक लोहे का, एक मोम का है, एक साथ एक जगह से समान ऊंचाई से गिराते हैं पृथ्वी पर। सबसे पहले सतह पे कौन सा पहुंचेगा? तो सभी साथ साथ पहुंचेंगे। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी साथ साथ पहुंचेंगे। और यह किस परिस्थिति में है? तो आदर्श परिस्थिति, यानी कि वायु प्रतिरोध नगण्य जब रहता है उस समय समान ऊंचाई से गिराए जाने पर लकड़ी हो, लोहे हो, चाहे मोम हो के समान आकार के टुकड़े एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे। क्यों पहुंचेंगे? क्योंकि सब पर समान गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा। आगे कि हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? तो यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि हवा में दिया गया दोस्तों, आदर्श परिस्थिति नहीं है। हवा की गति में जब लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराएंगे तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी हवा के कारण दोस्तों। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। वहीं अगर हवा की अनुपस्थिति में दोनों को एक साथ गिराया जाएगा तो एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। किंतु हवा की अगर उपस्थिति रहेगी तो लोहे तथा लकड़ी की समान भार की गेंद को जब ऊपर से गिराएंगे तो लोहे की जो गेंद है वो पहले पहुंचेगी, लकड़ी की बाद में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है कि मानव शरीर का जो भार है वो होता है, यानी कि मानव शरीर का जो भार है वो कहाँ पे कम कहाँ पे ज्यादा होता है पूछा जा रहा है। तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मानव शरीर का जो भार है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। आगे है कि निम्न में कौन सुमेलित क्रम में है? तो आइए देखते हैं। पहला है रेडियम, तो मैडम क्यूरी, इसकी खोज मैडम क्यूरी ने किया। पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी का 1 से सुमेल होगा। एक्सरे खोजकर्ता डब्ल्यू के रोंटजेन है, सी का 4 से सुमेल हो जाएगा। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया, तो डी का 3। सभी याद रख लीजिएगा, परीक्षा में ये पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं सही कूट क्या होगा। सही कूट होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है यानी कि समाप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो कहा जा रहा है कि यदि गुरुत्वाकर्षण बल ही खत्म हो जाए यानी समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा? तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। क्योंकि दोस्तों जो वस्तु का भार होता है किसी भी वस्तु का वो गुरुत्वाकर्षण बल ही भार होता है, यानी कि पिंड द्वारा, आकाशीय पिंड द्वारा, चाहे पृथ्वी हो या दूसरा कोई ग्रह हो, तो उसके द्वारा लगाया गया जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो भार होता है। तो भार शून्य हो जाएगा किंतु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, द्रव्यमान वही रहेगी। आगे है कि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। तो किस प्रभाव द्वारा ट्रैक
ट्रैक किया जा सकता है, ये पूछा गया है, तो डॉपलर प्रभाव द्वारा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। तो जो कृत्रिम उपग्रह होता है वो पृथ्वी से डॉपलर ट्रैकिंग द्वारा आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? तो केंद्राभिमुखी बल के कारण। किस बल के कारण? केंद्राभिमुखी बल के कारण करता है। लोलक की कालावधि तो पूछा जा रहा है किस पर निर्भर करती है? तो बताइए किस पर निर्भर करती है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। तो दोस्तों जो लोलक की कालावधि है वो उसकी लंबाई पर डिपेंड होता है। नेक्स्ट है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो लोलक घड़ियां होती हैं वो गर्मियों में सुस्त हो जाती है, तो बताइए क्यों ऐसा होता है? तो लोलक की जो लंबाई है वो गर्मियों में बढ़ जाती है, इस कारण से लोलक की जो घड़ियां हैं वे गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। आगे है कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। तो पेंडुलम जो घड़ी है वो तीव्र गति से कब यानी किस ऋतु या किस मौसम में चल सकती है? तो शीतकाल में। और ग्रीष्मकाल में नहीं चल सकती क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसके कारण सुस्त हो जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? बताइए कि पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और पलायन वेग क्या होता है कि वह न्यूनतम वेग होता है जिससे किसी पिंड को ऊपर की तरफ फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए और पृथ्वी पर वापस नहीं आता। यानी कि अगर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊपर फेंका जाएगा तो वो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो क्षेत्र है उसे पार कर जाएगा, वापस पृथ्वी में नहीं आएगा। आगे कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि जब बारिश होती है तो जो बारिश की बूंदें हैं वे गोलाकार होती हैं। तो क्यों होती हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि, तो अगर आप पानी और मिट्टी के तेल को एक साथ मिलाएंगे तो मिट्टी का तेल जो है वो ऊपर तैरता रहेगा पानी के ऊपर। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो मिट्टी के तेल का घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम होता है, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसीलिए ऊपर तैरता रहता है। आगे है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कितना होता है? तो ये जो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब है दोस्तों वो वायुमंडलीय दाब से भी अधिक होता है। याद रखिएगा, वायुमंडलीय दाब से भी अधिक होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।